नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह का संकेत इस वक्त मिल रहा है। इसके अलावा बाजार में सबसे पहली रणनीति भी हम आपको बताएंगे, खबरों के लिहाज से एक्शन कहाँ है ये भी समझेंगे। कल हमने देखा कि कल बाजार पर ज्यादा कुछ असर नहीं दिखा ओमिक्रॉन वेरिएंट का, और जीडीपी के आंकड़े जो आए थे वो यहाँ पर भारी पड़ रहे थे, बाजार के में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन आज देखिए फिर से कुछ नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अमेरिका में पहला केस पाया गया है और उसके चलते हमने देखा कि भारी गिरावट देखने को मिल रही है। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त देख लेते हैं कि एशियाई बाजारों से किस तरह का संकेत देखने को मिल रहा है। मिली जुली सी शुरुआत है। हैंगसेंग कमजोर था लेकिन अब 0.5% ऊपर आ चुका है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 0.5% से ज्यादा की गिरावट इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। निक्केई भी करीब 140 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन वही हैंगसेंग देखेंगे तो वो 115% ऊपर है। 0.5% की मजबूती हैंगसेंग में देखने को मिल रही है इस वक्त। तो शुरुआत अगर कहें तो मिली जुली सी शुरुआत यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह का संकेत मिल रहा है, ये भी जान लेते हैं। और डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या डेवलपमेंट हो गया है। हमने देखा यूएस के बाजार काफी ज्यादा गिर चुके हैं, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं वहां से? देखिए, इंडियन मार्केट्स की तरह यूएस मार्केट्स में भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, ये तो आपको देखना ही होगा और मानना भी होगा, क्योंकि ये आंकड़े यही बता रहे हैं। दूसरा, कल ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, तो उसके मिलने से यूएस मार्केट्स में फिर से थोड़ी घबराहट फैली है। ये फर्स्ट डे यानी कि शुक्रवार को भी ऐसा हुआ था और कल बुधवार को भी ऐसा ही हुआ है। मैं एक एक करके आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। कल सीडीसी ने कैलिफोर्निया में पहले ओमिक्रॉन के एक मामले की पुष्टि कर दी। उसके बाद सभी बाजार मार्केट के अंदर आईटी क्या गैर आईटी ज़्यादातर आपको इंडाइसिस टूटते हुए दिखे हैं। डाउ में कल 400-450 अंकों की गिरावट थी, जो कि दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 1000 पॉइंट है, क्योंकि जब बढ़त थी वो करीब 1.25% के आसपास की, तो वो तो गई और प्लस 1.5% का हमने लाल निशान में भी आते हुए देखा। तो कुल मिला के जो गिरावट थी वो 1000 पॉइंट की थी। 2 दिन में दाव करीब 1100 पॉइंट टूट चुका है। नेस्डेक के भी यही हाल है। हालांकि नेस्डेक में आईटी की वेटेज होती है, टिपिकली इस तरह के मार्केट के अंदर आईटी एज एन हेज होता है, लेकिन फिर भी वो भी उसको नहीं बचा पाया। नेस्डेक के अंदर भी करीब 1 से 1.5% की गिरावट थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कंसोलिडेटेड मार्केट के अंदर सेल ऑफ था कल यूएस मार्केट्स के अंदर। एक और चीज, जैसे आपको पता है कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली कुछ सेगमेंट्स होते हैं जहां पे गिरावट बहुत शार्प होती है। यूएस में भी ऐसे हुआ। वहां पे क्रूज, एयरलाइंस, होटल शेयरों में कल भारी गिरावट थी और वो भी आके डेज लो पे जाके बंद हुए। आज एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा आना है, वो है बेरोजगारी दावा का, यानी जिसको हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का आंकड़ा। वो आज आएगा मार्केट में, इस पर नजर रखनी होगी। हालांकि इससे पहले टेपर यानी कि सरकार जो लिक्विडिटी पंप कर चुके हैं उसको बाहर करने का तरीके के लिए ऑलमोस्ट दिसंबर तक शायद बात बन जाए। ये भी मार्केट के अंदर अभी भी चल रहा है, क्योंकि मैक्रो इवेंट है, ये एक दिन में खत्म होता नहीं है। तो आप अगर दिन के ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो करीब 2 से 3% तक की गिरावट यूएस मार्केट्स के अंदर आती हुई दिखे। 4 दिन में कैसे कैसे टूटा है वो आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। पूजा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो था क्रूड। जैसे ओमिक्रॉन का मामला आया तो क्रूड के अंदर भी हमको तेज गिरावट आती हुई दिखी और वो $70 के नीचे फिसल गया। $70 के नीचे फिसलने का मतलब ये होता है कि कई बार ये क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि ग्रोथ रहेगी कि नहीं रहेगी ग्लोबल प्रोस्पेक्ट में। हालांकि भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि भारत तीसरा चौथा ऐसा देश है जो कि एनर्जी के लिए इतना क्रूड लेता है। ओपेक ने भी एक बयान दिया है कि 2022 तक शायद हो सकता है उसका सरप्लस ज्यादा रहे, तो क्रूड के बढ़ने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, ये ओमिक्रॉन की वजह से और दूसरा ओपेक के बयान की वजह से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी जो कि यूएस मार्केट्स में अपना असर छोड़ के गई है कल। ओके, तो क्रूड पर दबाव है और हम देख रहे हैं यूएस मार्केट में कल के दिन देखिए 460 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी ऊपरी स्तरों से। डिम्पी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जिस तरह के अपडेट आ रहे हैं, कितना सीरियस हो चुका है मामला, संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है? देखिए, अलग अलग देश जो बयान दे उनकी अलग बात है, लेकिन अलग अलग देश का एक गढ़ है जिसको हम WHO कहते हैं। अगर वो बयान दे तो फिर एक अलग बात है। कल WHO का ही बयान आया और अब तक ये 23 देशों तक पहुंच चुका है वेरिएंट। ये कल उनकी तरफ से बयान था, तो इसलिए इसको रजिस्टर्ड बयान माना जाए। दूसरा, अब वो ये कह रहे हैं कि जो 6 यात्री दिल्ली में भी हैं वो भी एट रिस्क हैं, मतलब उनकी तरफ ये एक पॉइंट है। दूसरा, अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो ओमिक्रॉन का पहला मामला है, सीडीसी ने ये भी कंफर्म कर दिया। एक और चीज,
6 में से 4 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, 2 लोगों के कोरोना के लक्षण भी दिखे हैं, जो हमारे पास अभी तक का डाटा है। साउथ कोरिया में भी नए वेरिएंट के 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सऊदी अरब, यूएई में भी नए वेरिएंट का एक मामला मिला है। यानी कि कुल मिलाकर मैं जो देश आपको बता रहा हूँ, ये सारे देश मिलकर 23 हो गए हैं। एक और चीज़ जो ऑब्जर्वेशन है, जो आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी, वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से बताया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, वहाँ पे केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल दक्षिण अफ्रीका के अंदर 8,500 केस आए और उनकी अपनी पॉजिटिविटी रेट 16% हो गई है। यानी कि एक आदमी 16 लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। अब वो दर दक्षिण अफ्रीका में तो हो चुकी है। तो काफ़ी सीरियस होता जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है ये संक्रमण। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी अपडेट देने के लिए। तो साउथ अफ्रीका में भी वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और अब तो WHO का भी बयान आ चुका है कि 23 देशों तक ये नया वेरिएंट फैल चुका है। और अगर दिल्ली की बात करें, यानी कि भारत की, तो एट रिस्क देशों से आने वाले 6 यात्री दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इस तरह के अपडेट हमें मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं भारत में भी और दुनिया भर में भी, इसको लेकर क्या कदम उठाया जाता है। एक बार देख लेते हैं कि FIs और DIs की तरफ से किस तरह के अपडेट आ जा रहे हैं। अगर संस्थागत निवेशकों के आंकड़े को देखें तो कैश मार्केट में कल भी FIs बिकवाली करके गए और लगातार यहाँ पर बिकवाली ही देखने को मिल रही है। और कल जो आंकड़ा था वो 2,776 करोड़ का आंकड़ा था। इसके अलावा DIs ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। DIs की तरफ से हम देख रहे हैं लगातार एक सपोर्ट है और 3,460 करोड़ के आसपास की खरीदारी कैश मार्केट में DIs ने की है। अगर इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर FIs खरीद कर गए हैं। करीब करीब 930 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर विदेशी निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। तो इन तमाम ये जो क्यूज मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं आज के लिए, इन्हें कैसे समझना चाहिए, इस पर हम आगे बात करेंगे और बाजार पर रणनीति भी समझेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि खबरों के लिहाज से आज फोकस कहां पर है, और ये बताने के लिए अब मेरे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए ट्रिगर्स कौन से बड़े अहम हैं और खबरों के लिहाज से एक्शन आज कहाँ देखने को मिल सकता है? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले नवंबर के जो ऑटो सेल्स है उनके बारे में बात कर लेते। तो ओवरऑल देखा जाए तो वीक ऑटो सेल्स देखा गया है, क्योंकि चिप जो शॉर्टेज है वो जो है वो इम्पैक्ट आया, और हालांकि डिमांड में भी एक इम्पैक्ट आया है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। देखा जाए तो आयशर मोटर्स के जो नवंबर सेल्स है वो लगभग 19% जो है गिर चुकी है और ऑलमोस्ट 51,654 यूनिट्स पे आई थी। और हीरो मोटर कॉर्प में भी जो है टू व्हीलर साइड में स्पेशली ज़्यादा जो है प्रेशर देखने को मिला है। लगभग 41% जो है ओवरऑल सेल्स, और जो डोमेस्टिक सेल्स है उसमें भी ऑलमोस्ट 43% का जो है गिरावट देखने मिला है। हालांकि मैनेजमेंट जो है उनकी जो कमेंट्री है स्पेशली ईवी स्पेस में वो थोड़ी पॉजिटिव रही है, पर आगे देखना होगा उनके कैपेक्स प्लान कैसे पैन आउट करते हैं। और उसके अलावा मारुति भी फोकस में रहेगा। उन्होंने अपने प्रोडक्शन के आंकड़े लाए हैं जहां पे लगभग 9% का प्रोडक्शन डाउनटिक देखने मिला है, इन लाइन विद एस्टिमेट्स थी जो एनालिस्ट कह रहे थे। और उनके जो मैनेजमेंट है वो कह रहे हैं कि जो बुकिंग की जो वेटिंग पीरियड है, लगभग 2.5 लाख गाड़ी अभी भी बुकिंग पे हैं, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है कस्टमर्स के लिए। लेकिन कमोडिटी कीमतें जो है उनमें जो एक टाइप से जो है सुधार जो है देखने मिल सकता है आगे। उसके अलावा आपके टेलीकॉम स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। रिपोर्ट्स आई हैं कि जो रिलायंस ने जो है कंप्लेन की है अगेंस्ट वोडाफोन आइडिया और इवन आपके भारती एयरटेल, क्योंकि जो नई टैरिफ स्ट्रक्चर रही है उसमें जो है मोबाइल फ़ोन की जो पोर्टेबिलिटी होती है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इस पे जो है एक चर्चा रिलायंस ने ट्राई को एक लेटर लिख के की है। उसके अलावा कोल इंडिया फोकस में रहेगा। नवंबर में उनकी प्रोडक्शन में 4% की बढ़ोतरी हुई है और एक टाइप से पॉजिटिव मोमेंटम जो है प्रोडक्शन स्पेस पे भी देखने मिला। याद रखिएगा कोल की एक शॉर्टेज थी पिछले 2 या 3 महीने में, तो वो इशू भी अभी एड्रेस हो चुकी है। उसके अलावा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स रहेगा फोकस में। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री भी हालांकि अभी बहुत अच्छी पिकअप की है, स्पेशली आपके जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऑप्शन लेके। यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगोस के साथ उन्होंने एक करार किया और जो वेयर हाउस है NCR रीजन में लगभग 14 लाख स्क्वायर फुट का रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। रेमंड भी रहेगा फोकस में और इस बार जो है ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं स्टॉक में बहुत बेहतरीन रनअप आई थी, रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, अच्छी एनालिस्ट मीट हुई, लेकिन वो अपने बोर्ड की जो सब्सिडरी है कंपनी की JK फाइल्स, वो जो है अपनी IPO जो है लॉन्च करने का बात कर रहे हैं। लगभग 800 करोड़ का OFS होगा ये कंप्लीट। तो ये रेमंड रहेगा फोकस में और आखिर में अपोलो पाइप्स रहेगा दिन के फोकस में, क्योंकि आज है एक्स डेट उनका बोनस इश्यू का 2:1 पे। तो ये सारे स्टॉक्स हमारे निगरानी पर रहेंगे आज।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट भी आज फोकस में रहेगा। स्टार हेल्थ आईपीओ और आनंद राठी, इन दोनों के आईपीओ पर आज नजर रखें। और इसके अलावा खबरों के लिहाज से भी अब देखिए लगभग ऑटो बिक्री के आंकड़े अब आ चुके हैं पूरी तरीके से। आयशा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपने नंबर्स घोषित किए। और मोटी अगर देखा जाए तो जितने भी अभी तक बिक्री के आंकड़े आए हैं वो कमजोर साइड पर ही हैं। और उसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है खबरों के चलते। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि मार्केट पर आज रणनीति क्या होनी चाहिए। और ये बताने के लिए अब मेरे साथ ओपिनियन एडवाइजर के ब्रिजेश सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कल तो बाजार में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी। लेकिन फिर से आज जो जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं वायरस को लेकर, नए वेरिएंट को लेकर, फिर से मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एफआईएस की तरफ से भी बिकवाली लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या करना चाहिए? आज कुछ दबाव देखने को मिल सकता है और रेंज क्या रहेगी जिस पर कि आज नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, जैसे आपने कहा कि जो नया वायरस मिला है, तो मुझे वो लगता है कि वो उसकी जो न्यूज़ है अब धीरे धीरे करके वो मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए थे वेव 1 वेव 2 में, वो धीरे धीरे करके लोगों को आइडिया है। एटलीस्ट अगर ये वेव 3 भी आती है तो लोगों को आइडिया है कि एटलीस्ट क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए। रही बात निफ्टी की, तो मैं हाल फिलहाल का अगर आप बड़ा दायरा अगर देख के चलें तो बड़ा दायरा ये कहता है 16,700 का नीचे का सपोर्ट है। ऊपर में अगर हम देखें तो 17,800 का रेजिस्टेंस है। अगर उस दायरे को मैं अगर उसको छोटा कर दूं तो फिर छोटे में भी फिर भी 16,700 17,000 के आसपास का ये दो अगर हम सपोर्ट लेके चलेंगे और 17,400 का रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। लेकिन अगर हम इंट्राडे के लिहाज से लेके चलें तो इंट्राडे के लिहाज से मेरा ऐसा मानना है 17,000 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपर में 17,270, और अगर उसके ऊपर चला तो 17,370, ये एक रेजिस्टेंस बतौर रहेगा। और मेरा ऐसा भी मानना है कि अगर मान के चलिए कि मार्केट अगर ग्लोबल पिक्चर के हिसाब से अगर हल्का खुलता है और अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है तो एक मौका मिल सकता है जहां पर आप 17,100 के आसपास में अगर निफ्टी ट्रेड करता है या उसके नीचे जाता तो एक बार आप बाई करें 17,000 का स्टॉप लॉस लेके 17,270 के लिए आप एक बार ट्रेड कर सकते हैं। तो वीकली एक्सपायरी भी मुझे लगता है 17,250 के आसपास में होनी चाहिए। रही बात अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी जो दायरा है, अगर हम ब्रॉडर पिक्चर को अगर हम लेके चलें तो लगभग 35,600 35,800 के आसपास का है, उसका एक सपोर्ट निकलता है। और ऊपर में अगर हम देखें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 36,700 के आसपास में निकलता है। अगर उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 37,200 37,300 के आसपास का निकलता है। इंट्राडे के लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि 35,950 या 35,650 ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। और एक जैसे मैंने कहा कि 36,700 के ऊपर चला तो एक बार आपको 3700 प्लस भी दिखा सकता है। एक्सपायरी बतौर अगर आप मेरे मत चाहें तो मैं ये कहूँगा कि एक्सपायरी लगभग 36,850 के आसपास में बैंक निफ्टी की होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये रेंज भी आपको बता दी गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। ध्यान रखिएगा आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ये मार्केट तो उन्हीं ट्रेडर्स के लिए जो आके आज स्क्रीन में के साथ लगे रह सकते हैं और तुरंत कॉल ले सकते हैं, क्योंकि उसी तरह से आज मार्केट भी का मूवमेंट और मार्केट की चाल भी देखने को मिल सकती है। ब्रिजेश, इसके अलावा आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या लेकर चलें? देखिए पूजा जी, दो स्टॉक्स हैं जिसमें कि अगर हम देखें कल के सत्र में बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली थी, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में आरबीएल बैंक में हम एक रिवर्सल देख रहे हैं या पुल बैक रैली देख रहे हैं। लगभग 192 के आसपास में बंद हुआ था। 188 का स्टॉप लॉस लेके बाय करने की सलाह रहेगी। 198 200 का टारगेट रहेगा। टाइम फ्रेम हमारा 1 से 2 डेज का रहेगा। दूसरी जो बाइंग देखने को मिली है रिवर्सल में, वो टाटा मोटर है। 225 के आसपास में बंद हुआ है। 232 का टारगेट लेके चल रहे हैं। 220 का स्टॉप लॉस है। इसका भी टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन के लिहाज से रहेगा। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिनमें बाइंग देखने को मिली है। और सेक्टर स्पेसिफिक में ब्रॉडर पिक्चर ये कहना चाहूंगा कि आप मिड कैप आईटी स्टॉक्स में नजर रखिए, जिसमें कि एनआईटी टेक है, केपीआईटी है, बिरला सॉफ्ट है। ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर मोमेंटम बना हुआ है, तो वहां पर भी आप इंट्राडे या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडर्स के लिए उसमें बाइंग साइड में बैट हो सकती है।
बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है। और आरबीएल बैंक और टाटा पावर यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिहाज से। ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ पर नज़र डाल लेते हैं। सेंट्रल ब्रोकिंग की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं उस पर पहला कॉल है जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 355 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 328 का। और अगला कॉल है एस्ट्रल पॉली, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय सेंट्रल ब्रोकिंग की तरफ से दी जा रही है। 2270 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 2180 का। और इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से भी 2 कॉल्स हैं, दोनों में खरीदारी करने की राय। एजिस लॉजिस्टिक्स पहला कॉल है 245 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस होगा 226 का। और अगला कॉल है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है 205 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 178 का। तो ट्रेडिंग के लिहाज से जितने भी आपको कॉल्स दिए हैं सभी के सभी आज खरीदारी की तरफ ही संकेत दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखते हैं जेफरीज ने एलएनटी पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 2405 रुपये का। निवेशक की ज़रूरत है ईएसजी अभी, और इसके पहले से ही एलएनटी में ईएसजी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है, तो इस चीज़ का कंपनी को एडवांटेज मिल सकता है। केपेक्स में रिकवरी का भी ट्रेंड दिख रहा है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने मैक्स हेल्थ केयर पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 1250 रुपये का। ग्रोथ में बढ़त और ज़्यादा आ सकती है और मार्जिन की ट्रैजेक्टरी भी बहुत स्टेबल है। क्रॉस सेल में भी बहुत मजबूत फोकस है और ये अब बहुत अच्छा फर्स्ट इंश्योरर बनना चाहता है। फिर देखते हैं एंटीक ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य का है 990 रुपये का। पिछले 1 साल में कंपनी में काफ़ी बदलाव आया है और कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने पर भी फोकस रहा है। आखिरी में देखते हैं क्रेडिट स्विस ने ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक रिपोर्ट दिया है। उसके हिसाब से मार्केटिंग मार्जिन प्री कोविड के लेवल के 2 गुना पे आ चुकी है। इसका मार्केटिंग मार्जिन में और ज़्यादा बढ़त रहेगी आगे, और डीजल में डिमांड रिकवरी भी धीरे हो रही है इसके, लेकिन रिफाइनरी क्रैक्स अंडर प्रेशर में आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी। बहुत बहुत शुक्रिया खाती इस सारी डिटेल्स देने के लिए। और आज कुछ देख रहे हैं कि घरेलू डोमेस्टिक रिपोर्ट्स भी आई हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, मैक्स हेल्थ केयर पे 1250 का लक्ष्य देख रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर एंट्री की रिपोर्ट आई है, 990 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखिए। और एलएनटी भी और तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आज फोकस में रह सकती हैं। बाय की रेटिंग आ रही है एलएनटी पर, तो यहाँ पर भी आज आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का रुझान है ये भी समझ लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ रविंद्र राव जुड़ेंगे कुछ ही देर में, जो कि बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में आज के लिए किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मूवमेंट दिख रहा है इस वक्त ग्लोबल बाजार में, उसका असर हम गोल्ड और सिल्वर में भी हम देख रहे हैं। कॉमिक्स पर अगर देखें तो सोना करीब $1780 के पास पहुंच चुका है और क्रूड में भी लगातार हम देख रहे हैं कि एक कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से आज के लिए कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए इस पर भी आपको राय देंगे। चलिए, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। रविंद्र हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र, गुड मॉर्निंग। इस वक्त ग्लोबल संकेतों को देखते हुए और यूएस में कुछ आंकड़े भी आने वाले हैं, इन सभी को देखते हुए कमोडिटी मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी अपना के चले? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से अभी जो मेजर कंसर्न्स है कमोडिटी मार्केट या फिर कोई भी आई वुड से एंटायर फाइनेंशियल मार्केट, जो फिर से जो ओमिक्रॉन वायरस का जो फिर से रिसर्जेंस हुआ है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज हॉन्टिंग द मार्केट्स। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है और उस वजह से हम स्पेशली गोल्ड के मार्केट को बहुत
गोल्ड के मार्केट में बहुत चॉपीनेस देख रहे हैं और हमें लगता है कि ये चॉपीनेस कंटिन्यू रहेगा अनटिल अनलेस देयर इज एनी क्लैरिटी, क्योंकि एक साइड में वायरस के कंसर्न है जो कि गोल्ड को एक सेफ हेवन कमोडिटी करके सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ जो फेड के साइड से जो हॉकी स्टेटमेंट आए हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं गोल्ड के अपमूव को थोड़ा सा कंटेन कर रहा है। तो इस वजह से गोल्ड एक दायरे में है। अगर पिछले कुछ दिनों का मूव देखें तो 1770 1775 से एक जंप आ रहा है टुवर्ड्स 1795 1800 के आसपास, और वहां से फिर से एक सेलिंग आ रही है। तो दिस शोज कि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है, और हो सकता है कि इस वीक जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है वो थोड़ा सा क्लैरिटी दे और उसके बाद हो सकता है हमें एक डायरेक्शन मिले। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ये जो चॉपीनेस और जो रेंज बाउंड मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा गोल्ड में। इसीलिए हमने आज के लिए एक ब्रेकआउट कॉल दिया है, क्योंकि काफी टाइम से गोल्ड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो 48,100 के ऊपर अगर ब्रेक आता है तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें बाइंग फिर से एमर्ज हो सकता है, और 48,400 तक के लेवल हम इसमें देख सकते हैं। इन दैट सिनेरियो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 47,900 का। और दूसरे कमोडिटी एनर्जीज की अगर बात करें तो एनर्जीज में क्रूड में हमने एक शार्प फॉल देखा है, और ये फॉल आई वुड से इज अगेन एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स वायरस, और उसके चलते जो डिमांड में जो कंसर्न्स बने हुए हैं, आई थिंक उसके वजह से ही क्रूड में एक सेलिंग आ रही है। आज का दिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओपेक प्लस की मीटिंग है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद वो रिटेलिएट नहीं करेंगे जो सारे कंट्रीज ने जो अपने रिजर्व्स ओपन करने की बात की है। तो मेरे हिसाब से उनका जो गाइडेंस है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हो सकता है कि क्रूड में बहुत ज्यादा सेलिंग आई थी, तो जब तक कि एक आउटकम नहीं आता थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, इसलिए हमने नीचे के लेवल पे बाय दिया है टुवर्ड्स 4,900, और ऊपर में हो सकता है कि 5,100 से 5,150 तक फिर से एक बार क्रूड दिखा दे, और ओपेक के स्टेटमेंट्स के बाद आई थिंक वील गेट अ क्लियर डायरेक्शन। फाइनल कमोडिटी वुड बी कॉपर। कॉपर में भी एक अच्छी खासी सेलिंग दिखी थी, और हो सकता है कि ये सेलिंग कंटिन्यू रहे टुवर्ड्स 714। तो अगर कॉपर में कोई भी राइस आता है टुवर्ड्स 722, एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 724, और नीचे में हम 714 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है आज के लिए। कच्चे तेल में भी खरीदारी करके चलिए। कॉपर में बिकवाली की राय दे रहे हैं नविंद्र। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।